हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, मस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज की जो क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, लेकिन आज की क्लास में कुछ बहुत अलग, बहुत स्पेशल क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन अच्छे ऑर्डर के भी हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अक्सर बच्चों की दिक्कतें होती हैं। ठीक है बेटा, तो इनका लेवल अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और सारी प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्सर मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि वो कहते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया तो कैसे रिवीजन स्टार्ट करें। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारी वीडियोस के अंदर, उन्हें एक बार आप रिवाइज करें। और उनमें क्या है कि हर लेक्चर बाय लेक्चर जहां जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको उसको आप नोट करते जाएं कॉपी के अंदर। और जैसे एंड होगा चैप्टर का, तब तक आपके पास पूरी की पूरी एक लिस्ट होगी कि चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं। और जब भी आप फॉर्मूले लिखते हैं तो ध्यान रखिए कि हर फॉर्मूले में जो सिंबल यूज हो रहा है, जैसे मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो R का मतलब क्या होता है? R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये सारी इंफॉर्मेशन आप साथ साथ लिखें। उससे क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जब इस तरीके से प्रैक्टिस होती है तो फॉर्मूले दिमाग में काफी लंबे टाइम तक रिटेन करते हैं। और जब वो रिटेन करेंगे लंबे टाइम तक, तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जल्दी फॉर्मूले याद आएंगे। क्योंकि सब न्यूमेरिकल करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक राइट फॉर्मूला गैस करना और दूसरा उसका सही एप्लीकेशन करना। क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपको फॉर्मूला पता है, ये लगना है, तो लगाने के बाद भी आपको सही आंसर मिल जाए, जरूर नहीं है। क्योंकि कुछ कंसेप्ट भी लग रहे होते हैं कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूले को यूज किस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो लेक्चर बाय लेक्चर सारी चीजें आप रिवाइज करते रहिए और उसके बाद साथ साथ उसके आप फॉर्मूले के चार्ट बनाएं। डेफिनेशन जितनी भी हैं चैप्टर के अंदर, उनको एक अलग तरीके से लिखें, यानी कि उनको कॉपी में एक डिफरेंट पेज पे लिखें कि हाँ मेरे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये हो गई। ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं उनको एक पेज पे लिखिए। मतलब एक पेज हो गया आपके पास सारे फॉर्मूले लिखने का विद द यूजुअल मीनिंग्स ऑफ सिंबल। सेकंड आपके पास हो गया सारे के सारे डेफिनेशंस का। ठीक है बेटा, जितनी भी डेफिनेशन है, ओम्स लॉ की हो गई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गई, इन सबको एक पेज पे लिखिए। फिर नेक्स्ट जो आपके पास है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ग्राफ वाली जितनी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, ग्राफ वाले जितने क्वेश्चन हैं, ग्राफ्स अलग अलग बनाइए कि वीआई ग्राफ में क्या होता है, आईवी ग्राफ में क्या होता है, स्लोप में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब करिए। ऐसे जब आप करते रहेंगे ना तो आपके कंसेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे। और फिर क्या करिए, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपका मैंने फर्स्ट क्या बताया कि आपने न्यूमेरिकल का एक चार्ट बनाया, उसके बाद मतलब फॉर्मूलों का चार्ट बनाया। फिर सेकंड आपने क्या किया, सारे डेफिनेशंस का एक चार्ट बना लिया, उसमें सारे डेफिनेशंस लिख ली, साथ साथ लर्न करना आपके लिए आसान रहेगा। थर्ड मैंने क्या बताया कि ओम्स लॉ जो आपके पास है, ओम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको आप एक साथ बना लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक अलग आप टॉपिक सेलेक्ट करिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करिए। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करिए जो V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। और उसके बाद आप Q इक्वल टू NE यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जब आप इस तरीके से चलेंगे ना बेटा, तो ग्रिप आपकी बढ़ेगी और आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को। ठीक है बेटा, तो सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करना चाहिए। सिस्टमैटिक करोगे तो चीजें आसान हो ही जाएंगी। और अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस काम के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए आज की क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उनका लेवल अच्छा है, बहुत एवरेज लेवल के क्वेश्चन नहीं है, एवरेज से बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ढंग से उसको सुनिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसका डायग्राम मैं बोर्ड पे बना चुका हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आप डायग्राम को ढंग से देखिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, द फिगर बिलो शोज 3 सिलिंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स। ये 3 आपको सिलिंड्रिकल दे रखे हैं कॉपर कंडक्टर्स, यानी कि ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, ऑल 3 आर कॉपर। ठीक है, कॉपर कंडक्टर्स along with their face areas and lengths, इनके साथ साथ इनके एरिया दे रखे हैं। इसका एरिया A हो गया, इसका एरिया A/3 है, इसका एरिया 3A है, और लेंथ भी दे रखी है, इसकी लेंथ L, इसकी 3L, इसकी L/3, ये दे रखी है। ठीक है, डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप इज द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। इन तीनों में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप सोचो
कि क्वेश्चन को किस तरीके से मुझे सोचना है। देखो एक मैं वर्ड यूज करूंगा, हालांकि बड़ा अजीब लगेगा आपको। इस क्वेश्चन को मैं आपको सोचवाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली कैसे सोचेंगे। देखो मुझे ये पता है कि इसके अंदर किन किन चीजों का जिक्र हुआ। एरिया का जिक्र हुआ, दे रखा है। लेंथ का जिक्र हुआ, वो दे रखा है। कॉपर, सारे के सारे कॉपर है, वो दे रखा है। और फाइनली रेजिस्टेंस आपको बताना है किसका हाईएस्ट होगा। मटेरियल तीनों सेम होने का मतलब ये होता है कि दे विल बी हैविंग सेम रेजिस्टिविटी। इन सब की रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि मटेरियल सबका सेम है। अब मेरे पास चार फिजिकल क्वांटिटीज आई और इन चारों से मिलकर एक मस्त फॉर्मूला मुझे पता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन है। ये फॉर्मूला सुन रखा है आपने। तो जब चारों से मिलकर मुझे सीधा फॉर्मूला पता लग गया तो मैं उस फॉर्मूले को यूज करूंगा और उस फॉर्मूले के हिसाब से मैं देखूंगा कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आता है। रेजिस्टिविटी सेम फॉर ऑल। तो अब देखो, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, फर्स्ट केस ये केस था मेरे पास। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 केसेस वी हैव टू जस्ट चेक कि व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, लेट्स सी। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये बेसिक फॉर्मूला था। फर्स्ट केस के लिए मैं इसको R1 मान लेता हूं। ठीक है बेटा, रो को मैं रो लिखूंगा, L को L1, एरिया को A1। जरा वैल्यू पुट करते हैं इसको। चलो मैं मिटा देता हूं यहां से, थोड़ा सा और ऊपर से लिखते हैं। In the first case, R1 is equal to rho L1 upon A1. Substitute the values. Rho तो मैं रो ही रखूंगा, नाम रो 1, रो 2, रो 3 नहीं लिखना है because all materials are same. They are made up of copper. L1 लेंथ पहले वाले की हमारे पास L है, एरिया A1 पहले वाले का A है। ये मेरे पास पहले का रेजिस्टेंस आ गया R1। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले का। R2 कितना है? R2 के लिए लिखना है मुझे रो L2 upon A2। ये बात समझ में आ गई बेटा कि मैंने रो 1 रो 2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वी आर यूजिंग सेम मटेरियल। ठीक है, रो L2 की जगह क्या लिखना है? L2 की जगह आपको 3L लिखना है। A2 की जगह क्या लिखना है? A2 की जगह A/3 रखना है। तो अब सॉल्व करके कितना आता है मेरे पास? 3 ऊपर चला जाएगा, ये बेसिकली A/3 था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। 3 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 9 रो L अपॉन A, 9 रो L अपॉन A। ठीक है, ओके। थर्ड, ठीक है ना, 3 3 9 हो गया, रो एल अपॉन ये, और एक ये था मेरे पास। अब थर्ड की बात करते हैं, R3 में आएगा रो L3 अपॉन A3। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इन प्लेस ऑफ L3 लेंथ मेरे पास है L/3। ठीक है, और एरिया कितना है मेरे पास? 3A है। तो सॉल्व करके कितना आएगा? इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं A/3 ऐसे लिख देता हूं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आएगा तो आएगा रो L अपॉन 9A, रो L अपॉन 9A मींस 1 अपॉन 9 रो L अपॉन A। 1 अपॉन 9 रो L अपॉन A आया, ये 1 अपॉन 9 रो L अपॉन A। अब मुझे आप बताइए कि मेरा फर्स्ट का आंसर आया है रो L अपॉन A, सेकंड का आंसर आया है 9 रो L अपॉन A, और थर्ड का आंसर आया है 1 अपॉन 9 रो L अपॉन A। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हुआ? सेकंड वाले का, क्योंकि पहले वाले का ये 9 टाइम्स है और ये पहले वाले का 1 अपॉन 9 टाइम्स है। तो मैग्नीट्यूड वाइज मैथमेटिकली आप देखेंगे तो सेकंड वाले का आंसर सबसे ज्यादा आएगा। तो अब सीक्वेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस का सीक्वेंस क्या हो गया? देयरफॉर सबसे ज्यादा था R2, उसके बाद कौन सा है? R2 के बाद R1, और सबसे छोटा है R3, ये 1 अपॉन 9 टाइम्स है। तो ये हमको पता है कि R2 सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो पता लगा बेटा, बिकॉज all three were made up of copper, therefore the resistivity for all will be same, that was rho। ठीक है, और लेंथ और एरिया की वैल्यू आपने पुट कर दी सबकी जगह और हमें सॉल्यूशन पता लग गया। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? इन सारे क्वेश्चनों का रिपीटेशन आप वीडियो के रिपीटेशन में देख पाएंगे, इसलिए अभी आप बस कॉपी अपने पास होनी चाहिए, पेन अपने पास होना चाहिए, ताकि साथ साथ थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सके। थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे तो चीजें बेटर क्लियर होंगी और रिपीटेशन में आप पूरा देख ही पाएंगे उसको। बस ध्यान पूरा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि विच इज हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
तो आंसर था 2 कि सेकंड कॉपर मटेरियल विल बी हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बात करता हूं मैं एक सेकंड क्वेश्चन की, एंड दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ग्राफ्स। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है ऐसा, वी आई ग्राफ। ठीक है बेटा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ग्राफ आपके सामने। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन था आपके पास, VI graph for two wires A and B are shown in the figure. ठीक है, if both wires are of the same length and same thickness, दोनों वायर्स थी, दोनों की सेम लेंथ और सेम थिकनेस है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक वायर में ऐसे मान लेता हूं, एक वायर ऐसे। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके हिसाब से आपको इमेजिन करके एक रफ डायग्राम बना लेना होता है, तो हमारे लिए इजी रहता है सोचना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें लिखा था VI graph for two wires A and B, this is A, this is B, are shown in the figure if both wires are of the same length, इसके लेंथ को भी मैं L मान लेता हूं और इसके लेंथ को भी L मान लेता हूं, and same thickness, thickness का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। Which of the two is made up of material of high resistivity? Which is made up of material of high resistivity? Give justification for your answer. Justification का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ आंसर नहीं देना, आपको सॉल्व करके बताना कि वो कैसे आया। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो बच्चे अब सोचिए कि रेजिस्टिविटी की बात करी है, VI ग्राफ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेंथ की बात है, एरिया की बात है, तो अगेन वी हैव द सेम फार्मूला R इक्वल टू ρ L अपॉन A, और इसी फार्मूले को यूज करके हम रेजिस्टिविटी के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन में इसमें काम क्या है। सबसे पहला काम ये है कि इस को देख के ये बताओ कि आउट ऑफ A एंड B व्हिच इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस, VI ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ वो निकलता है y एक्सिस पे V था और x एक्सिस पे I था, V अपॉन I दैट इज रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बिकॉज स्लोप का मतलब होता है एंगल, कितना एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन कितना है। स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, देख रहा है, A का एंगल बड़ा है, therefore रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B, A का रेजिस्टेंस B से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बच्चे, नाउ RA का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, यही फॉर्मूला होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और पर्टिकुलर तरीके से लिख दूं, तो रो L अपॉन एरिया था, रेजिस्टिविटी क्योंकि दोनों अलग अलग वायर्स हैं, A एंड B आर डिफरेंट मटेरियल, तभी रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी फॉर A, लेंथ फॉर A एंड एरिया फॉर A। ठीक है, तो लेंथ तो दोनों की सेम दे रखी है और एरिया भी दोनों का सेम दे रखा है, तो जो चीज सेम दे रखी होती है उसको क्या करना होता है, आपको रिपीट नहीं करना होता। मतलब मैं इसको रो L अपॉन A लिख सकता हूं, सिर्फ मुझे LA और AA लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम है दोनों केस में। एंड RB कितना है बेटा हमारे पास, वो तो हमारे पास रो B L अपॉन A, बिकॉज लेंथ एंड एरिया सेम इन बोथ द केसेस। अब क्या होगा, दोनों का रेशियो निकाल लो, देयरफॉर RA अपॉन RB कितना आएगा, रो A L अपॉन A अपॉन RA अपॉन RB, रो A L अपॉन A अपॉन, चलिए मैं इसको यहां लिखूंगा, या हो सकता है आपकी विजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना हो, RA अपॉन RB इज इक्वल टू रो LA, सॉरी रो A L अपॉन A अपॉन रो B L अपॉन B। L से L कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी यहां भी A था, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था A, तो A से एरिया कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचता है, RA अपॉन RB इज इक्वल टू रो A अपॉन रो B। अब आप मुझे बताओ कि RA अपॉन RB इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। चेक इट, RA ग्रेटर देन RB। अगर RA RB से बड़ा है तो जब बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करोगे यू विल गेट आंसर मोर देन 1। तो मैं लिखता हूं
therefore rho a upon rho b is equal to r a upon r b is greater than 1। और जब ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर रेजिस्टिविटी कैसे आएगी? देखो अब फाइनल आंसर मैं यहां लिखता हूं कि इसका फाइनल आंसर इससे क्या निकल के आता है? इससे आंसर निकल के आता है कि रो a अपॉन रो b इज ग्रेटर देन 1। दैट मींस रेजिस्टिविटी ऑफ a इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ b। दिस इज द फाइनल आंसर बिकॉज़ रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब लेंथ और एरिया सेम होता है तो जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो a का रेजिस्टेंस ज्यादा था इसलिए a की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो गई। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट दिस क्वेश्चन, कैसे लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट मार के कुछ भी कैसे कैसे करें। देखो शॉर्टकट मारने से आंसर सही आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जब मार्क्स ही नहीं मिलेंगे तो लिखने का फायदा ही क्या होगा? ठीक है बेटा, राइट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, वीडियो का रिपीटेशन आप जरूर देखेंगे बेटा, तो चीजें आपको थोड़ी और क्लियर होंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका ऑर्डर बहुत अच्छा था क्वेश्चन का, ये ठीक था, थोड़ा डिफरेंट था। जैसे क्वेश्चन हम रेजिस्टिविटी के करते आए उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा सर्किट डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अलग वैरायटी का क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दे रखा है, मैं बना देता हूं यहां पे, उसके बाद आप उसको सोचेंगे। और यहां पे 6 ओम का रेजिस्टेंस। Here we have a voltmeter V, पॉजिटिव नेगेटिव। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है आपके पास, और एक हमारे पास यहां हो गया एक और वोल्टमीटर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट। वोल्टमीटर में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर का दिखता है आपको, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसको जब आप लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में, तब जाके देखेंगे वोल्टमीटर किस तरीके से होता है। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। ये कनेक्शन का तरीका है कि कनेक्शन कैसे होता है। आपको फिलहाल अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, न्यूमेरिकल करने के लिए इसके बिना भी हम काम चला सकते हैं फिलहाल। 6 वोल्ट 12 वोल्ट और 6 ओम दिस, ये आपको डायग्राम दे रखा है। अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट में पूछा है फाइंड आर, रेजिस्टेंस निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। सेकंड, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर। एंड थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of battery। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ये क्वेश्चन था आपके पास। ये आपको 3 चीजें क्वेश्चन में पूछ रखी हैं और टेक्निकल तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार, एनालाइज करते हैं क्वेश्चन कैसे है। आपको पूरा एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरी एक बैटरी है। ठीक है बेटा, छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहां तक। ये की हो गई आपके पास, एमीटर हो गया, दिस कॉल्ड एमीटर। एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। वोल्टमीटर यहां लग रखा है, इसके क्रॉस वोल्टमीटर यहां लग रखा है, यहां 6 वोल्ट है, यहां 12 वोल्ट है, और ये 6 ओम हो गया। ठीक है, इस बैटरी की वोल्टेज आपको नहीं पता कि वो कितनी होगी, वो पूछा है क्वेश्चन में। और साथ में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आर कितना आएगा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर सर्किट को ढंग से एनालाइज कर पा रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा था फाइंड आर। रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगी। ऑब्वियसली आर इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ लेंथ और एरिया का कोई जिक्र नहीं है।
ये सीधा सीधा ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला लगना है। इसका मतलब अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस R निकालना है तो मुझे उसी प्लेस पर वोल्टेज पता होनी चाहिए और उसी प्लेस पर करंट पता होनी चाहिए। क्या हमारे पास उसी प्लेस की वोल्टेज और करंट दोनों अवेलेबल है? चेक करो, यहाँ रेजिस्टेंस R था तो यहाँ की वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखी है, वोल्टेज है, ये है हमारे पास। R निकालने के लिए मुझे V अपॉन I लगाना है, वोल्टेज मेरे पास है। क्या करंट दे रखी है सर्किट के अंदर? नहीं दे रखी, क्योंकि करंट पता लगेगी रीडिंग ऑफ एमीटर से। बी पार्ट का जब तक आंसर नहीं आएगा ना, रीडिंग ऑफ एमीटर वही होगा जितना करंट फ्लो कर रही होगी सर्किट में। जब तक बी पार्ट का आंसर नहीं आएगा तब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारा काम हो गया कि हम कैसे कैसे करें, सोचो, अब दिमाग लगाओ उसको कैसे कैसे करना है। आपको करंट निकालनी है पूरे सर्किट की, करंट निकल जाएगी, वोल्टेज पता है तो रेजिस्टेंस निकलेगा। अब इसको कैसे किया जा सकता है, दिमाग लगाओ, देखो जरा क्या होगा। एक पार्ट और इजीली सॉल्व हो सकता है, बहुत सबसे इजीली पता है कौन सा पार्ट सॉल्व हो सकता है? सबसे इजीली ये पार्ट सॉल्व हो सकता है कि आपके पास 6 वोल्ट यहाँ है, 12 वोल्ट यहाँ है, और आपसे पूछिए व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। आप चेक करो कि R और 6 ओम जो है ये किस कनेक्शन में है, सीरीज में या पैरेलल में। इसको भूल जाएं, इसकी टेंशन ना लें आप। ये तो रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपको वोल्टमीटर कनेक्ट करके ये बता रखे हैं कि इनकी इंडिविजुअल वोल्टेज कितनी होगी। कौन सा कनेक्शन है R और 6 ओम का? दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वोल्टेज डिवाइड्स, यानी कि टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 से निकलती है। तो टोटल वोल्टेज निकालना मेरे लिए आसान है। टोटल वोल्टेज यहाँ कितनी थी 6 और यहाँ थी 12, तो 6 प्लस 12 हो गया 18। टोटल वोल्टेज मेरे पास 18 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो पार्ट मेरे को सीधे सीधे मिलते जा रहा है मैं उसको चेक कर ले रहा हूँ। मुझे सबसे पहले सी पार्ट बहुत इजीली मिल जा रहा है। इसका वोल्टेज या लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी वो कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 था मेरे पास 6 और V2 था 12, तो आंसर आ गया 18 वोल्ट। 18 वोल्ट आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, 18 वोल्ट आ गया, 18। अब मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं पूरा सोच लेने के लिए। कितना सोच सकते हो तुम लोग? दो काम बाकी, आपको करंट बतानी है सर्किट में कितनी आएगी, एमीटर की जो रीडिंग होगी वो टोटल करंट होगी। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा केस आपको R बताना है। अब ये दो चीजें आपको बतानी है, सोचिए, देखता हूं कितना दिमाग पाया तुमने। चलो, अपने आप में हर बंदा होशियार हो सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब दिमाग काम करे, तब इंसान इंटेलिजेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Let's try 30 seconds. शाबाश, as fast as you can. फटाफट, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने सही सोच लिया तो हो जाएगा। हाँ जी, डन। चलो देखते हैं। फाइंड R था और रीडिंग ऑफ एमीटर बतानी थी आपको। अब एक चीज देखो, सबसे पहले ये चेक करो बेटा कि आपको कौन से कहां आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों दे रखा है। आपको इस वाले पार्ट पर रेजिस्टेंस 6 ओम भी दे रखा है और वोल्टेज 12 भी दे रखा है। तो मैं करंट निकाल सकता हूं कि नहीं? यहाँ पे तो मैं लिखूंगा करंट अक्रॉस, ये मैं ए पार्ट लिखता हूं, करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। 6 ओम रेजिस्टर पे करंट कितनी आएगी? रेजिस्टर वो आएगी मेरे पास I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज थी वहां पे 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस था 6, तो करंट आ गई 2 एम्पियर।
2 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रही है इसके अंदर, और 2 एम्पियर करंट अगर यहां है तो 2 एम्पियर करंट यहां भी होगी और 2 एम्पियर करंट यहां भी आएगी। क्यों? बिकॉज ऑल आर इन सीरीज। तो जितनी करंट 2 एम्पियर यहां पे थी वही टोटल करंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सब में करंट एक ही रहेगी, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब सब में करंट सेम रहेगी तो एमीटर जो है वो टोटल करंट मेजर करता है। दैट मींस रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 2 एम्पियर, टोटल करंट के बराबर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बी पार्ट में था क्या रेजिस्टेंस बताना है आपको यहां का, या चलो ए पार्ट बी पार्ट जैसे भी आप सॉल्व करना चाहे, हो सकता है आपको बी पार्ट में करंट बतानी थी और ए पार्ट में रेजिस्टेंस बताना था, कोई बात नहीं। तो ए पार्ट अगर आपको रेजिस्टेंस आर निकालना है तो मुझे अब यहाँ की करंट पता है, मुझे यहाँ का वोल्टेज भी पता है, तो अब रेजिस्टेंस निकल जाएगा। नाउ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V मेरे पास था 6 वोल्ट, करंट कितनी थी मेरे पास 2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म। तो बेसिकली जिस जगह का आपको रेजिस्टेंस निकालना है वहां के वोल्टेज और करंट पता होने चाहिए, जिस जगह की करंट निकालनी है वहां का वोल्टेज रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। एमीटर में करंट की रीडिंग वही आएगी जो कि टोटल करंट फ्लो कर रही होगी सर्किट से, और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन सेम, इसलिए जितनी करंट यहां आएगी उतनी करंट यहां और उतनी ही करंट एमीटर से फ्लो कर रही होगी। ठीक है बेटा, तो तीनों आंसर आपके पास आ गए। रीडिंग ऑफ एमीटर इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 3 ओम, आर की वैल्यू 3 ओम हो गई, और वोल्टेज थी आपके पास 6 + 12 = 18 वोल्ट। क्लियर? चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक सर्किट है, इसको ढंग से आप देखिएगा। K2 5 ओम, एक सिंबल बन रखा है यहां पे कुछ ऐसा, ये हार्ट का सिंबल नहीं है, कुछ और सिंबल है। Then we have a battery, another key, this. ये क्वेश्चन है हमारे पास। This is K1, this is K2. Here we have ammeter, positive, negative, positive, negative. बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का हमेशा पॉजिटिव जुड़ता है, और बैटरी के पॉजिटिव से वोल्टमीटर का भी पॉजिटिव जुड़ता है। ठीक, ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया। दिस इज द सिंबल फॉर बल्ब। एल लिखा है, एल का मतलब है लाइट। ठीक है, तो बल्ब का सिंबल ऐसे बनाए थे, सिंपली बल्ब को ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये बल्ब का सिंबल हो गया। ठीक है, तो ऐसे यहां बना रखा है। अब जरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टडी द सर्किट शोन, a current of 0.6 ampere is shown by the ammeter in the circuit when the key K1 is closed. यानी कि when K1 को आप क्लोज करते हो, अगर K1 को क्लोज कर देते हो तो एमीटर जो है वो कितना दिखाता है? वो 0.6 एम्पियर दिखाता है। मैं वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं जो मुझे क्वेश्चन से मिल रही है। When K1 is closed, then ammeter shows a reading of 0.6 ampere. Find the resistance of lamp L. आपको रेजिस्टेंस ऑफ L बताना है, लैंप का रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। What change in current flowing through the 5 ohm resistor? What change in the current flowing through the 5 ohm resistor and potential difference across the lamp will take place? What change in the current flowing through the 5 ohm resistance, यानी कि 5 ohm resistance से जो करंट फ्लो कर रही है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे चेंज होगा? What change in the current flowing through a 5 ohm resistance
and potential difference across the lamp will take place if the key K2 is also closed. यानी कि सेकंड पार्ट हो गया when K2 is closed. When K2 is closed, तो उस केस में what change in the current flowing through 5 ohm resistance? Current 5 ohm resistance पे पता नहीं है आपको, and potential difference across the lamp, voltage बताना है लैंप पे. If the key K2 is closed, is also closed, K2 is also closed. Full stop. Give reason for your answer. ये क्वेश्चन हुआ. अब ये क्वेश्चन मस्त है, ठीक है. तो क्वेश्चन को अब मैं पूरी तरीके से एक बार और पढ़ दे रहा हूं. ढंग से क्वेश्चन सुनिएगा. डायग्राम के सामने यहां मैंने कुछ कीवर्ड्स, कुछ टिप्स बना दिए यहां पर कि किस तरीके से हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं. स्टडी द सर्किट शोन. ये आपको सर्किट दे रखा था. A current of 0.6 ampere is shown by the ammeter in the circuit when key K1 is closed. K1 को क्लोज किया तो फिर K1 क्लोज करने के बाद एमीटर 0.6 एम्पियर दिखाता है. Find the resistance of the lamp L. Resistance of lamp L ये आपको बताना है. ये फर्स्ट केस हो गया. Then what change in the current flowing through the 5 ohm resistor? Current flowing through 5 ohm resistor and potential difference across the lamp. Potential difference across the lamp will take place if the key K2 is also closed. K2 को also close कर दिया. Give reason for your answer. ये था, ठीक है. तो आपको मैं एनालाइज करने के लिए दे रहा हूँ. टेक 1 मिनट, थिंक ओवर इट, बहुत ढंग से इसको सोच लो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ और चेक करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं और जो मैं सोचता हूँ वो दोनों चीजें मैच करते हैं कि नहीं. ठीक है, टेक 1 मिनट, सोचिए. हाँ जी, कुछ पता लगा? नहीं? चलो देखते हैं. हाँ जी, तो पहले मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की. व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड एमीटर शोज दिस वन, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका चेक करते हैं. सिर्फ K1 को क्लोज किया. अगर आपने K1 को क्लोज किया, समझिए कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हुआ. अगर K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगी. ये ऑफ है क्योंकि आपने इस की को ऑफ कर रखा है. तो यहां से जब करंट निकलेगी ना, ऐसे 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 जाएगी, लेकिन करंट इसमें नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे आपने की को ऑफ कर रखा है. ठीक है, तो अब इस वाले ब्रांच में अब क्या क्या पता लगा आपको, यानी कि व्हेन L1 is closed and L2 is open, L2 is open, therefore total current I
इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो मैं लिख देता हूं यहां पे टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जरा चेक करो बच्चे, टोटल करंट वो थी जो एमीटर शो कर रहा था, दैट वाज 0.6 एम्पियर। टोटल वोल्टेज कितनी है इस पूरी की पूरी ब्रांच में यहां पर, अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, मैं देख लेता हूं उसको। दिस वोल्टेज इज गिवन 6 वोल्ट, 6 वोल्ट ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज इज 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम एंड दिस बल्ब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आएगा 5 प्लस यहां पर जो आपके पास रेजिस्टेंस था मैं इसको लिख लेता हूं RL। RL का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। तो मेरे पास आता है 6। अब इसको अगर सॉल्व करने आगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 5 प्लस RL को इधर भेज दो, 5 प्लस RL इज इक्वल टू 6 अपॉन 0.6, ठीक है। ये कितने टाइम से कटता है, 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास RL कितना आता है, RL इज इक्वल टू 10 माइनस 5 ओम। ये आपका फर्स्ट आंसर आया, RL इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है बच्चे। क्या पता लग गया कि मैं इस सर्किट की अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इसकी पूरी करंट पता है, मुझे इसका पूरा रेजिस्टेंस पता है दोनों का, और इन दोनों इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका नहीं पता है। तो क्या होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट इज 0.6 एम्पियर जो एमीटर दिखा रहा है इस पूरे ब्रांच की, क्योंकि करंट सिर्फ यहां फ्लो कर रही है, सिंपल एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 0.6 ये हो गया। टोटल वोल्टेज इज 6 वोल्ट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड टोटल रेजिस्टेंस इज द combination series combination of 5 ohm plus resistance of bulb और 5 plus RL। तो 5 plus RL यहाँ पे था, ये 0.6 था, इसको मैंने इधर भेज दिया, 0.6 को इधर भेज दिया। 0.6 से जब मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो you will get 10। तो 5 plus RL is equal to 10, that gives you what, RL is equal to 10 minus 5 is equal to 5 ohm। ये मेरे पास फर्स्ट आंसर आया, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल सिंपल पार्ट था। अब बात है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बहुत ढंग से इसको सुनिएगा। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं वीडियो की रिपीटेशन में। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट तो आपका ओवर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या बोला था। सेकंड पार्ट में बोल रखा है नाउ K2 इज ऑल्सो क्लोज्ड। K2 को भी अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो सर्किट पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो पहले। अगर मैं K2 को क्लोज कर देता हूं तो पहले जो करंट सिर्फ यहां से फ्लो कर रही थी अब वो इसके ऊपर भी जाएगी, यहां से भी जाएगी। तो लेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, और यहां पे जाएगी I1 तो यहां जाएगी I2। दो डिफरेंट ब्रांचेस है, दो करंट मान लिया मैंने। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द करंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, यहां पे करंट कितनी जाएगी, यानी कि आपको I1 बताना है। एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस L, यहां पर वोल्टेज कितनी आएगी। दो बातें बतानी, यहां की वोल्टेज बतानी है आपको और I1 बतानी है। दो चीजें पूछिए आपसे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला केस तो ये होगा कि जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा अब सर्किट में ये रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो गया 10 ओम का। तो अब ये दोनों के दोनों तो हमारे पास कैसे थे, सीरीज में, और इन दोनों सीरीज के साथ ये हो गया पैरेलल में। क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक करंट डिवाइड नहीं हो रही है, दे आर इन सीरीज, और करंट यहां से यहां और यहां दो ब्रांच में डिवाइड हो गई थी। तो इसका मतलब ये ब्रांच और ये पैरेलल में हो गए। तो मैं क्या निकालता हूं, सबसे पहले मैं निकालता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया 5 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ हमने 5 निकाला था तो 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया सीरीज में। अब इसके साथ मुझे इसको सॉल्व करना है। नाउ नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RL, R 1 अपॉन RP रेजिस्टेंस पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन RS। RS का मतलब रेजिस्टेंस सीरीज हो गया इन दोनों का, प्लस 1 अपॉन इसको मैं R2 मान लेता हूं। R2 कौन सा था मेरे पास, दिस इज R1, दिस इज R2। तो 1 अपॉन RS का मतलब क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे एक बार R1 लिख लो तो आपको पता लग जाएगा कि R1 क्या था और R2 क्या था। दिस इज R1, दिस इज RL, दिस इज R2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने 1 अपॉन RS मान लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन मान लिया, और ये जो था मेरे पास वो R2 था।
तो RS था मेरे पास 10, R2 था मेरे पास 10, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 1/5, तो RP निकल के आ गया आपके पास 5 ओम। ओवरऑल टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का वो निकल के 5 ओम आ गया। अब 5 ओम तो रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो करंट निकालनी है पहले, क्योंकि मुझे I1 चाहिए और यहां की वोल्टेज चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया, टोटल वोल्टेज भी पता है, तो टोटल करंट पता लग जाएगी। अब देखो नाउ टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, उसको मैं आर पे लिख रहा हूं। टोटल वोल्टेज मेरे पास कितनी थी 6 थी, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला मैंने, टोटल रेजिस्टेंस ये निकाल लिया 5 ओम, तो 6/5 एंपियर ये मेरे पास टोटल करंट है। ठीक है, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो 1.2 आ जाएगा, उसको बाद में कभी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल 6/5 विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक, तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट बेटा, यहां तक अभी पता लगा। अभी तक हमने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का और फिर टोटल करंट निकाल लिया, ये दो पार्ट सॉल्व किए। अब इसको मैं इरेज करूंगा, फिर इसके आगे हम लिखते हैं। मेन बात है प्लानिंग, फॉर्मूले तो ओम्स लॉ ही लग रहे हैं, ओम्स लॉ ही लग रहा है हर जगह, ओम्स लॉ लगेगा या सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा, लेकिन वो यूज कैसे करना है इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज्यादा। फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी न्यूमेरिकल हो जाए तो बात है। अब देखो, अब मेरा काम क्या था, मैंने कहा टोटल करंट मैंने निकाली और मुझे I1 निकालना है, यहां की करंट निकालनी। तो बेटा देखो, आपको पता है ये जो ब्रांच दिख रही है और ये जो ब्रांच दिख रही है, इसके अंदर क्या कॉमन होगा, क्या कोई चीज सेम हो सकती है दोनों ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में और इस ब्रांच में? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो वोल्टेज सेम होती है, और वो वोल्टेज उतनी ही होती है जितनी आपकी सप्लाइड वोल्टेज होती है। 6 वोल्ट ये है तो इन दोनों में भी 6 आएगा और इन दोनों में भी 6 आएगा। तो मैं ये लिखता हूं यहां पर, कैसे लिख ले इसको हम, इस वाली ब्रांच की अगर मैं वोल्टेज लिखना चाहता हूं तो उसका आप कुछ नाम लिख लेते हैं यहां पे, लेट दिस इज AB एंड दिस इज CD, तो हमारे पहचानना आसान हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस CD as they are in parallel combination. They are in parallel combination. ठीक है, अच्छा ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। अब मेरे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो ये है कि मैं इसकी वोल्टेज की जगह करंट टू रेजिस्टेंस लिख दूं, इस वोल्टेज की जगह करंट टू रेजिस्टेंस लिख दूं, या एक दूसरा तरीका है जो और इजी है, अगर 6 वोल्ट यहां से गई तो 6 वोल्ट इसमें भी आई होगी और 6 वोल्ट इसमें भी आई होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको तो ध्यान रखो अपने नॉलेज के लिए, मैं लिखता हूं फॉर ब्रांच CD, फॉर ब्रांच CD ब्रांच के अंदर वोल्टेज इक्वल टू करंट टू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। वोल्टेज मेरे पास कितनी है यहाँ पे 6 वोल्ट आएगी, करंट मेरे पास कितना है, करंट मेरे पास है ही नहीं है, उस करंट को हमने I2 बोल रखा है। रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच के अंदर, सिर्फ 10 ओम, 10 आ गया, तो I2 कितना निकल के आया बेटा, I2 इक्वल टू 6/10 इक्वल टू 0.6 एम्पियर, यानी कि इस वाली ब्रांच में करंट आ रही है 0.6 एम्पियर। अब मुझे बताओ यहां से करंट कितनी चली, ये I करंट कितनी चली थी, ये चली थी 6/5, जिसको मैं 1.2 बोलता हूं। 1.2 करंट यहां से चली, यहां कितनी पहुंची 0.6, तो यहां कितनी गई होगी 0.6 ही जाएगी। कैसे, 1.2 में से 0.6 जब ऊपर चली गई तो जो बची हुई होगी वही तो पहुंचेगी यहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया I1 कितनी होगी, नाउ I1 इज इक्वल टू I माइनस I2, और I मेरे पास कितना था, वो मेरे पास था 6/5, उस 6/5 को चाहे तो मैं यहाँ 1.2 लिख देता हूँ सीधा, 1.2 एम्पियर, तो 1.2 एम्पियर माइनस I2 कितना निकाला 0.6 एम्पियर, सो इट इज 0.6 एम्पियर, दिस इज I1। एक काम तो हो गया, आपसे कुछ ने पूछा था कि व्हाट इज द करंट थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर, ये निकल गया। अब बचती है एक चीज, हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस दिस लैम्प। अब ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, इसकी अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो मुझे इसकी करंट और इसी का रेजिस्टेंस चाहिए। इसकी करंट तो वही होगी ना जो I1 आ रही है यहां से, वो मुझे पता लग गई, और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, रेजिस्टेंस अक्रॉस लैंप आपने 5 ओम निकाल लिया था पहले पार्ट में। तो अब क्या आएगा, बस लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए
नाउ VL voltage across lamp is equal to current across lamp into resistance across lamp. Current across lamp is exactly same as I1 into RL. अब I1 कितनी है मेरे पास? I1 थी 0.6, RL कितनी है वो हमने 5 निकाली थी, तो यहां हमारे पास कितनी आ गई 3 वोल्ट. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस लैंप. ठीक है बेटा, तो ये तरीका था इसको करने का. ऑब्वियसली आपको लगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये था वो था, कोई बात नहीं. देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली कॉम्प्लिकेट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको बहुत सारे स्टेप्स में जाकर सॉल्यूशन निकालना होता है, लेकिन एक भी फॉर्मूला हमने वो यूज नहीं किया जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा. तो यही प्रैक्टिस की बात होती है कि आप फॉर्मूले को यूज कैसे करें. तो बेटा इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा. जब इस वीडियो का रिपीटेशन आप देखेंगे जरूर उसको देखिएगा. मैं जानता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो आपको कभी समझ नहीं आएगा. एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है बेटा, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन कराऊंगा, इजी लेवल के कराऊंगा, तो आपको ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे हमेशा के लिए. ठीक है बेटा, और जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग के कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम बाद में. सो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए. ऑल द बेस्ट.